तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, कैसे हम पेपर लीक को चीटिंग को रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, फलाना ढिमकाना इस्तीफा दो। रियलिटी ये है कि वो नीट प्रोटेस्ट के बाद भी इतने राज्यों में और भी पेपर लीक हो गए। आज ही पंजाब में पेपर लीक हुआ है, आगे भी होंगे। हम देखेंगे कि सिस्टम में दिक्कतें क्या हैं और एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि इसको सॉल्व कर सकें, है ना। तो अभी अगर आपका सिस्टम देखो तो पेपर एक्सपर्ट बनाते हैं, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है कि कहीं एरर वगैरह हुई तो नहीं है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, रीजनल लेवल पे। फिर उसके बाद लोकल लेवल पे होता है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह तक जाता है, उसके बाद एग्जाम टाइम। अब इसमें दिक्कत है कि पेपर के क्वेश्चन कहीं भी लीक हो सकते हैं। जो एक्सपर्ट पेपर बना रहे हैं वो लीक कर सकते हैं, जो उनमें गलतियां कर रहे हैं मतलब रिव्यू करते हैं वो रिव्यूअर्स उसमें लीकेज कर सकते हैं। प्रिंटिंग वाले ये बहुत बड़ा एरिया है कि जहाँ प्रिंटिंग होती है वहाँ से पेपर लीक हो सकता है ना। इतने सारे पेपर एक बुकलेट इधर उधर हो जाए, कोई मोबाइल पे फोटो खींच ले और पेपर आसानी से लीक हो सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सील पैक होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन भाई भारत के लोग बहुत जुगाड़ हुए हैं। वो किसी भी सील खोल भी लेते हैं, उसको लगा भी देते हैं और पता भी नहीं पड़ता कि ये लीक भी हुआ है। तो ये पेपर कई जगह पे लीक हो सकता है। उसके बाद इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? पहले तो ये कि पेपर बेचने वाले जो इस सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ से पेपर सिस्टम से निकाल के क्वेश्चन बाहर निकाल रहे हैं। फिर होते हैं आपके पास बिचौलिए, और उसके बाद आपके पास आते हैं वो पेरेंट्स या बच्चे जो चीटिंग वगैरह करते हैं। वो चीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेक्स इतने हाई होते हैं इतने एग्जाम में। एक सरकारी नौकरी आपका जीवन बदल सकती है, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए वो जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। तो डिमांड साइड तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, भले ही आप उनको बड़ी से बड़ी सजा दे दो, बट द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज सो हाई दैट लॉट ऑफ पीपल डू इट। और इसी वजह से बार बार ये चीज़ें होती है। इसलिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो एक्चुअली पॉसिबल है हमारे द्वारा। हम अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम बना सकते हैं जिसमें लीकेज होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और मैंने इसी को मेंशन किया कि भाई हाई स्टेक्स है हमारे पास, कोचिंग और एजुकेशन के माफिया भी बार बार इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये भी आज बड़ा फैक्टर है। आई मीन आई कांट डिनाई कि अपोजिशन और एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पेपर लीक को करवा देते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अगली बार रिजीम चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये स्टेप है। तो पेपर लीक के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं पेपर लीक हो जाए, हाँ, और द रियलिटी इसकी 99% जो स्टूडेंट है ईमानदार है, वो पढ़ता है, और इस तरीके का पेपर लीक एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और अभी हम देख ही रहे हैं प्रोटेस्ट में, संसद के ऊपर मार्च होता है, स्टूडेंट्स पे लाठी डंडे चलते हैं, पुलिस वाले पत्थर खाते हैं। जिन नेताओं के बच्चे भारत के बाहर पढ़ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब ठीक है, इसमें दिखा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, वो सब हो रहा है, पर द रियलिटी है इसकी पेपर वापस लीक होगा। वो पेपर इसलिए लीक होगा क्योंकि अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस बार जो रीयूनिट कराया गया उसमें सरकार ने एयरफोर्स का लगा दिया। खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री ने खुद निगरानी, प्रधानमंत्री क्या निगरानी करेंगे, प्रधानमंत्री तो घूमते रहते हैं, लेकिन निगरानी करी होगी उनके पीएमओके में बैठे हुए किसी चीफ सेक्रेटरी ने। तो भारत स्टेट के इंडियन एयरफोर्स या फिर बड़े अधिकारी या कई बार एग्जामिनेशन में चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे यहाँ, कोर्ट की निगरानी में पेपर होते हैं। अगर हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक अंडर ग्रेजुएट के पेपर लगाने में इतने रिसोर्स लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। मैं आऊँगा इस इमेज पे क्यों, क्योंकि इस पेपर लीक को रोकना क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई विल कम टू दिस इमेज लेटर। सो लेट्स डिस्कस कि भाई क्या आपको करना है। पहला तो ये करे सरकार कि जो भी पेपर है, जो भी एग्जाम है, नीट है, जेई है, यूपीएससी है, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसका एक कॉर्पस बनाए। अगर नीट के पेपर में मेरे हिसाब से 60 × 3 180 क्वेश्चन आते हैं, तो 180 को आप कई गुना मल्टीप्लाई कर दे। जेई में 90 आते हैं तो मैंने उस हिसाब से उसको 10,000 से गुना कर दिया, 9 लाख क्वेश्चन कर दिया। इतने क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बैंक बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ, डिफिकल्टी वाइज बनाओ, इजी मीडियम डिफिकल्ट, और इसको किसी गिट बेस्ड सर्विंग प्लेटफॉर्म पे सर्व कर दो। मैं सॉफ्टवेयर डेवलप, मुझे पता है गिटहब बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 2026 का जो भी आपके पास वर्जन है आप उसको बना सकते हैं, उसमें अगर दिक्कत है तो इश्यूज वगैरह को आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसको अगर वो सही हो जाए स्टेबल करके उसको रिलीज कर दो, और उसके बाद अगले साल के वर्जन के लिए काम करना आप चालू कर सकते हैं। तो एक रोलिंग रिकरेंट प्रोसेस है, प्रोसेस लॉस नहीं होती, किसी ने गलती करी तो वापस उसको रिविजिट किया जा सकता है। इस कॉर्पस का फायदा होगा क्या? सबसे पहला फायदा तो होगा कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। कितने एग्जामों में पता नहीं कि साला क्वेश्चन आता कहाँ से, कहीं से भी आ रहा है, मतलब कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन बना करके दे देते हैं। और कई बार होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग में किसी एक टीचर ने ऐसा मेथड बनाया है कि तभी उसी मेथड से वो 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, बल्कि जो आपके स्टैंडर्ड मेथड है उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है बच्चों के लिए। मैं बोलता हूँ कि सरकार इस तरीके का कॉर्पस बना ले। इस कॉर्पस के बहुत फायदे होने वाले आगे आने वाले स्टेप में, इसके बिना नहीं पॉसिबल है। तो आप कॉर्पस बनाओ, उसको एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे डालो गिट पे, जहाँ लोग आपके उस पर इशूज बना सकते हैं कि इस क्वेश्चन में गलती है, इस क्वेश्चन को सही करो, और सरकार इस पर रिकरेंटली काम करे उसी पेपर के ऊपर। अब करना क्या है, जब आपके पास कॉर्पस बन गया तो अभी दिक्कत होती है कि हम एक पेपर बनाते हैं, 4 सेट बनाते हैं, और 3 या 4 सेट में से एक सेट लीक हो गया और वही हजारों पेपर दे रहे हैं सेम क्वेश्चन को, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है। बेहतर यह है
कि हम बहुत ज़्यादा पेपर बना सकते हैं अगर हमारे पास पेपर का कॉर्पस बड़ा हो। अगर मेरे पास 9 लाख क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, मैं 90 क्वेश्चन की रैंडम सैम्पलिंग करके हज़ारों पेपर बना सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर द अदर पेपर्स। ये करने के बाद सरकार को करना क्या है, हर पेपर के साथ एक क्यूआर कोड या बार कोड लिंक करे, वो यूनिक क्यूआर कोड होगा। आजकल हमारी ओएमआर शीट डिजिटल सिस्टम के साथ लिंक है। पहले था कि हमारे पास डिजिटल सिस्टम नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे। प्लस ये है कि अगर पेपर बन गया तो उसकी एक आंसर की बनती है, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं इसी कॉर्पस में, जो कि आप जाकर के देख सकते हो। तो जो डिफिकल्टी है पेपर बनाने की, वो सारी ऑटोमेटेड है। आप खाली कॉर्पस बनाने पे ध्यान दो, उसके बाद पेपर आसानी से बन जाएंगे एंड यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ पेपर दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बहुत आसानी से। अब इसमें एक दिक्कत आती है क्योंकि क्वेश्चंस की होती है रैंडम सैम्पलिंग, तो टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, बट आप भले ईजी मीडियम हार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक जो उसको टॉपिक मीडियम लेवल पे आता है उसको हार्ड क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि कोई टॉपिक उसको मीडियम आता हो उसकी ईजी आ जाए, तो लक फैक्टर रहता है पेपर में। ये मैं भारत देश के महान स्टैटिस्टिशियंस पे छोड़ दूंगा कि कैसे सैम्पलिंग करनी है। आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। हमारे लोगों ने पीएचडी कर रखी है सैम्पलिंग के ऊपर, तो उनमें से कुछ लोगों को लाओ एंड दे विल डू, बट अल्टीमेटली परफेक्ट सैम्पलिंग तो नहीं होने वाली है, तो थोड़ा लक फैक्टर रहेगा। लक फैक्टर इतना ही है, आप समझ लो कि आप किस घर में पैदा हुए हो, आप क्या भाषा बोलते हो, आपके माँ बाप कितने पढ़े लिखे हैं। लक फैक्टर तो हमेशा होता है, और यहाँ पर भी लक फैक्टर, वो अभी के सिस्टम में भी लक फैक्टर है, वो इसमें भी होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई परफेक्ट सिस्टम है और बहुत इक्विटेबल होगा, बट करंट कंपेयर टू करंट इट इज मच मोर इक्विटेबल, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी ये जरूरी नहीं है कि पेपर अगर अप्रैल में जून में, मान लो जून में है, तो प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं कि आपको अप्रैल या मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने जरूरी नहीं, आप दिसंबर तक लॉक कर दो, पिछले साल के दिसंबर तक लॉक कर दो। 6 महीने पहले के ज्ञान से भी एक बच्चे को परखा जा सकता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कंसेप्ट को ग्रास्प करने की, दैट विल बी इनफ। अब इसमें क्या दिक्कत आ सकती है कि अगर मान लो आप यूनिक पेपर बना भी दो, लेकिन एनटीए वाले चीटिंग कर ले, अगर एनटीए वाले चीटिंग कर ले, वहीं से वो पेपर ऐसा बनाए जो कोड के साथ किस स्टूडेंट के रोल नंबर को जाना चाहिए वो वहीं से मैप हो जाए तो हो जाएगा। इसलिए करना क्या है कि पेपर बन जाए एनटीए से, लेकिन जो कोडिंग हो, नंबरिंग हो पेपर्स की, वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक यूनिक आईडी तो यहाँ से बन के आएगी, लेकिन अल्टीमेटली रोल नंबर के साथ कौन सा पेपर लिंक जाना है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा ही यही जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट का सिस्टम है, यही हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में भी चलता है। अगर सारी चीजें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से डिफाइन होती तो पक्का हर बार चीटिंग होती, लेकिन दिक्कत यह है वो चीटिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास रीजनल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर लेवल पे है। तो अगर आपको इलेक्शन रिग करना है तो आपको ऊपर से लगा कर, सेंटर से लगा करके आपके गांव तक बूथ लेवल पे जो सरकारी स्कूल का टीचर वहां पर काम कर रहा है सबको कैप्चर करना पड़ेगा, विच मेक्स इट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट विच मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सबको खरीदना है और जो कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो करना क्या, आप अल्फान्यूमेरिक कोड ले लो, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, 0 to 9, आपको 64 पर कैरेक्टर मिल जाते हैं। 2 भी ले लो तो आपको 4096 कॉम्बिनेशन मिल गया। 3 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की पेपर का साइज कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, बट आप उसको रीजनल लोकल, तो लोकल क्या होता है कि रीजनल तो ये है कि ये एनटीए डिसाइड करेगा कि ये किस जगह जाना है। मान लो ये वो बोल दे कि ये सारे पेपर वेस्ट रीजन में जाएंगे, पेपर सारे यूनिक है, बट वो 2 असाइन करके बोल दे कि ये वेस्ट एरिया में जाएंगे। फिर लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड हो कि भाई कौन सा पेपर किस सेंटर को जाने वाला है, वो वहाँ पर कोडिंग करे, और सेंटर के लेवल पे एक्चुअल कोडिंग कि किसको क्या मिलेगा, और वहाँ पर यू कैन हैव लॉट ऑफ शफलिंग मैकेनिज्म। तो किसी को नहीं पता, लोकल वालों को क्योंकि बीच में आ रहा है उनको नहीं पता कि ऊपर से क्या आ रहा है, आने वाले क्या करेंगे। चीटिंग फिर भी हो सकती है, चीटिंग फिर भी हो सकती है अगर यहाँ रीजनल, लोकल, सेंटर तीनों लेवल के अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार करें, बट इट मेक्स इट डिफिकल्ट, है ना। जो प्रोबेबिलिटी है कि चीटिंग, और अगर हो भी जाएगी, देखो अगर हो भी जाएगी तो अभी जितनी वाइड स्प्रेड है कि एक पेपर बन गया उसको हजारों बच्चों ने देख लिया, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, यू नो दैट केस। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, पहले से ही आपको एनटीए से वो पेपर मंगाने पड़ेंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली क्या करना है, आपको बस लिंक कर देना है ये यूनिक पेपर और डिस्ट्रीब्यूटेड कोड को सेंटर के ऊपर। सेंटर के ऊपर जो इन्विजिलेटर है उसके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दो, और वो क्या करेगा, इस यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड कोड को और जो पेपर का क्यूआर है उन दोनों को लिंक करेगा, एक बार स्कैन करना है, खत्म। अभी भी साइन वाइन करते ही हैं, दिस इज इवन मोर एफिशिएंट, उससे निपट जाएगा काम। अब आते हैं कि ये इशू इम्पोर्टेंट क्यों है, और स्पेशली आज जिस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं इट्स वेरी डिजास्टर्स, बिकॉज पॉसिबल है कि सरकार वगैरह गिर जाए वायलेंट प्रोटेस्ट से, बट दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। क्योंकि अगर आप देखो अफगानिस्तान को, वहाँ पर तालिबान की सरकार है, बाहरी ताकतों ने, पहले सोवियत यूनियन ने किया, फिर अमेरिका ने किया, फिर पाकिस्तान अभी भी हस्तक्षेप करता रहता है, ईरान में युद्ध चल ही रहा है, वहाँ पर भी उनके लीडर्स को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती रहती है, इमरान खान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, उसको जेल में डाल दिया है। उसके बाद हमने नेपाल में प्रोटेस्ट देखा, वहाँ ऐसी की तैसी हो गई, और बांग्लादेश में देखा, और इन सब देशों की, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब की जीडीपी भट्टे में बैठी हुई है। थोड़ी बहुत भी अच्छी अगर हो सकती है ना, ऐसी की तैसी हो रही है। बांग्लादेश की जीडीपी आधी हो गई है उस प्रोटेस्ट के बाद से।
और श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। और श्रीलंका में सिचुएशन उस समय बहुत खराब थी, पर लेकिन अब भारत की बात करो तो हम 7-7.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है पिछले 30 दिनों में, चाहे वो स्काई रूट का लॉन्च हो, हमारे डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो जिसमें रिकॉर्ड तोड़े, आईसीबीएम हो गए, डिफेंस मिसाइल होगी, सब में अच्छा कर रहा है। अब बीजेपी सरकार जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है और भी दूसरी चीज़ें नहीं है। पर मैं ये बोलूँगा जो प्रोटेस्टर्स हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, वेट इट आउट। चुनाव हर कुछ महीने में होते रहते हैं, इनको चुनाव में हराओ, क्योंकि वही तरीका सही है। अगर आप बोलोगे कि हम इनको वायलेंटली अप्रूव कर देंगे, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया कि भाई आप जो है इस तरीके से मैथमेटिक्स का यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत मुश्किल हो जाए पेपर लीक होना, पेपर को बेचना। अब एक और खुरापती तरीका है विच इज़ मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन, कि ये है कि सरकार जो है वो पेपर लीक को लीगलाइज कर दे। अब आप बोलोगे क्या बकवास कर रहा है, मतलब ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब तक सिस्टम ये सब कॉर्पस बनाएगा और ये सब करेगा, पेपर तो होते रहेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अधिनियम लाना चाहिए कि पेपर लीक करना अलाउड है, तुम बेचो। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए ये जो चमन इंसान है इसके पास रियल पेपर है, ये कहीं से जुगाड़ करके रियल पेपर लिया है, मान लो 10 क्वेश्चन मिला है, 20 क्वेश्चन मिला है, लेकिन क्योंकि लीगल है तो बहुत सारे लोग फेक पेपर बना बना के उसको लीगल बना के बेचे, क्योंकि ये तो ऐसा सामान है जिसकी वेरिफिकेशन केवल एग्जाम डेट पे हो सकती है। उसके पहले तो केवल आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस ही बताएगा कि पेपर कितना रियल है या फेक है। तो मार्केट में सैकड़ों हजारों फेक पेपर लॉन्च हो जाएंगे, और उसको खरीदेगा कौन, जितने भी करप्ट लोग हैं, करप्ट जो पेरेंट्स हैं, करप्ट स्टूडेंट है, वो खरीदेंगे। वो रियल पेपर भी कुछ लोग खरीदेंगे और फेक पेपर भी खरीदेंगे। एंड दैट इज हाउ एक स्ट्रेटजी होती है वॉरफेयर की, स्कोर्च अर्थ पॉलिसी, कि भाई आप जो है सामने वाली आर्मी आ रही युद्ध लड़ने और आप उन्हें कुएं में जहर डाल दो, फसलें जला दो, ताकि उनको खाने पीने का कुछ मिले ही नहीं। ये रिवर्स स्कोर्च अर्थ है कि अगर आपको फेक पेपर को बचाना है, दुनिया भर के फेक पेपर मार्केट में सप्लाई करो। अगर मैं होता सरकार में तो मैं तो इन अधिकारियों को, खुद से सरकार के अधिकारियों को लीगलाइज ना करके भी बोलता कि तुम ये फर्जी पेपर है, इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले, उसको मार्केट में जाके बेच दो, फिर उधर भले ढिंचक कुचक गाने लगा दो, कोई बात नहीं, चलेगा, पर बेचो, ऑनलाइन बेचो, ऑफलाइन बेचो, और मुश्किल बना दो ऐसे लोगों के लिए कि वो किसी भी तरीके का लीगल काम कर सके। क्योंकि इनकी जो नोवेल्टी आती है वो इसी चीज़ से आती है, इलीगल है, रिस्की का काम है, तो हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, और बहुत लोगों को बेचना पड़ेगा। एंड अगेन सरकार इन दोनों सिस्टम को कंबाइन करे, एंड दिस इज अ सोल्यूशन। कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से भारत में जो है पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। आप ऐसा करो, रुकेंगे। थैंक यू।